Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Let's begin another important video for upcoming NORCET exam 2022. First question. How many types of vaccines are there against Japanese encephalitis? जापानीज एंसेफेलाइटिस के अगेंस्ट कुल कितने वैक्सीन्स होते हैं ये आपको बताना है। 1, 2, 3 या 4। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। जापानीज एंसेफेलाइटिस के अगेंस्ट कुल 3 वैक्सीन्स होते हैं। आइए बात कर लेते हैं एग्जैक्टली ये जापानीज एंसेफेलाइटिस होता क्या है। जापानीज एंसेफेलाइटिस एक वायरस डिजीज है जो कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से फैलता है। ये डिजीज ज़्यादातर एग्रीकल्चरल एरियाज और रूरल एरियाज में मुख्य रूप से पाया जाता है और इस वायरस के इन्फेक्शन में ब्रेन स्वेलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, एंसेफेलाइटिस वर्ड दिया गया है। एंसेफेलाइटिस का मतलब होता है ब्रेन में इन्फ्लामेशन का होना, ब्रेन में सूजन का आना। अब इसके जो 3 अलग अलग वैक्सीन टाइप्स हैं इनके बारे में भी बात कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहला टाइप है माउस ब्रेन डिराइव्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सेकंड है सेल कल्चर डिराइव्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और थर्ड आता है सेल कल्चर डिराइव्ड लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन टेंशन न्यूमोथोरैक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नॉर्सेट एग्जाम। अगर किसी व्यक्ति को टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है तो इसमें बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा माना जाएगा? वाटर सील ड्रेनेज, निडल ड्रेनेज, सक्शनिंग, पोस्चुरल ड्रेनेज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स आखिर होता क्या है। मान लीजिए ये किसी क्लाइंट के लंग्स हैं और ये लंग्स के चारों तरफ चेस्ट वॉल है। अब इन लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में जो स्पेस है इसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में फ्लूइड फिल रहता है। इसे आप प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। अगर किसी सिचुएशन के कारण अचानक इस प्लूरल कैविटी में बहुत सारी एयर भर जाए तो इस एयर के फुलनेस के कारण लगातार लंग्स पर दबाव पड़ेगा और लंग्स पर दबाव पड़ने के कारण जो मीडिया स्टिनल एरिया में मौजूद हमारा हार्ट है, इस हार्ट पर भी दबाव पड़ेगा और इस हार्ट पर दबाव पड़ने की वजह से हार्ट तक जो ब्लड बॉडी से लौट रहा है वो प्रॉपरली लौट नहीं पाएगा और इससे एमरजेंट सिचुएशन क्रिएट होगी। यही टेंशन न्यूमोथोरैक्स है। अब प्लूरल कैविटी के अंदर अचानक एयर भर गई है तो इस अचानक भरी एयर को अगर निकाल दिया जाए तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब इसे आप किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या है। यस एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर हम निडल ड्रेनेज करेंगे। टेंशन न्यूमोथोरैक्स की स्टेट में हम पेशेंट के लंग्स के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन पर निडल इंसर्ट करके एयर को निकाल देते हैं। ऐसा करने से ये कंडीशन तुरंत रिजॉल्व हो जाती है और पर्सन की जान बच जाती है। निडल ड्रेनेज को आप निडल डिकम्प्रेशन या निडल थोरैकोटॉमी के नाम से भी जानते हैं। इनमें से कौन सा वैक्सीन जन्म के समय नहीं लगाया जाता?
इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर तैयार करके जाइएगा। एक क्वेश्चन लगभग श्योरली यहां से पूछा जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। जन्म के समय आप न्यूबॉर्न बेबी में बीसीजी वैक्सीन की 0 डोज, ओपीवी की 0 डोज और हेपेटाइटिस बी की पहली डोज लगाते हैं। हेपेटाइटिस ए को हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड नहीं करते और इसे जन्म के समय नहीं लगाया जाता। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन 1 साल की उम्र पर या इससे बड़े बच्चों में इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एज अ नर्स किसी गोनोरिया डिजीज के पेशेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं। आप इस पेशेंट को बताते हैं कि गोनोरिया डिजीज बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस है। इस फैक्ट के अलावा नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सा फैक्ट आप इस पेशेंट को बताना चाहेंगे जो इस डिजीज के लिए बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन की यदि बात करते हैं अपन, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया है कि इट इज इजीली क्योर्ड, इसे हम आसानी से ठीक कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे गोनोकोकाई पेनिसिलिन से रेसिस्टेंट हो गए हैं और उन्हें ट्रीट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सो आपका ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर सही नहीं माना जाएगा। ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 की यदि बात की जाए तो इट अकर्स वेरी रेयरली, ऐसा नहीं है। गोनोरिया डिजीज बहुत ही कॉमनली पाया जाने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ऑप्शन 4 के अंदर कहा गया है कि ये सिर्फ एक्सटर्नल जेनेटिलिया तक ही लिमिट रहता है, सिर्फ ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया को ही प्रभावित करता है। ये गलत है, क्योंकि अगर मेल्स के अंदर गोनोरिया डिजीज होता है तो ये एपिडिडाइमस तक पहुंच सकता है और फीमेल्स के अंदर ये फैलोपियन ट्यूब को भी प्रभावित कर सकता है। तो इसे सिर्फ बाहरी जेनेट्रेलिया तक ही सीमित रहता है, ये कहना गलत होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की कि गोनोरिया डिजीज स्टरलिटी पैदा कर सकता है, यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता है उसे प्रभावित कर सकता है, स्टरलाइल बना सकता है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए इसे समझ लेते हैं। जब किसी पर्सन को गोनोरिया डिजीज होता है तो मेल्स के अंदर एपिडिडाइमस भी इससे प्रभावित होती है और फीमेल के अंदर ट्यूबल मुकोसा भी इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इन दोनों सिचुएशन में स्टरलिटी देखने को मिलती है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पेशेंट को आपने मुहासों यानी कि एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए आइसोट्रिटिनोइन एसिड प्रेस्क्राइब किया है। इस मेडिसिन को देने से पहले कौन सा लैब टेस्ट करवाना आवश्यक है। यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। जब भी किसी क्लाइंट को हम आइसोट्रिटिनोइन एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनमें ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल मॉनिटर करना आवश्यक रहता है। ये मेडिसिन बॉडी में ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ा सकती हैं। ट्राइग्लिसराइड्स का हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, तो याद रखिएगा, अगर हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ता है तो इससे हमारी जो आर्टरीज हैं वो हार्ड हो जाती हैं या फिर आर्टरी जो है थिक हो जाती हैं, आर्टरी की दीवारें मोटी हो जाती हैं और इस कंडीशन को आप आर्टरियोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। अब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस यदि है तो पर्सन के अंदर स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट डिजीजेज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल लगातार बढ़ता रहे तो इससे पैंक्रियास के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है,
पैंक्रियाटाइटिस हो सकती है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजल्स एक वायरस डिजीज है। इस डिजीज का ट्रांसमिशन नोज और थ्रोट से निकलने वाली सिक्रीशंस के थ्रू होता है। आपको बताना है कि ये सिक्रीशंस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसके थ्रू फैलते हैं। वाटर सप्लाई, फूड इंजेशन, ड्रॉपलेट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मीजल्स डिजीज का ट्रांसमिशन जो है ड्रॉपलेट के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड एज पर्सन में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की संभावना ज़्यादा होती है, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्यों ओल्ड एज पर्सन अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओल्ड एज के अंदर ब्लैडर कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है और यूरिन को होल्ड करने वाले जो मसल्स हैं वो भी लूज हो जाते हैं। इसके कारण ओल्ड एज में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is most significant for a patient on steroid? अगर कोई व्यक्ति स्टीरॉयड थेरेपी पर है तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग मिलने पर आपको ध्यान देना चाहिए? टेम्परेचर 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, पल्स रेट 96 पर मिनट, ग्लूकोज 138 mg per dl, ब्लड प्रेशर 130/80 mm of Hg। The right answer is option A, टेम्परेचर 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर क्लाइंट के अंदर इन्फेक्शन होने को बताता है। और याद रखिएगा, जो लोग स्टेरॉयड थेरेपी ले रहे होते हैं उनमें इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। तो अगर क्लाइंट का टेम्परेचर 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हमें पूरा असेसमेंट करना होगा कि किस कारण से पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है, कहीं बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? The right answer is option C, hardening of arteries। यदि हमारी आर्टरीज के आसपास फैट आदि का डिपोजिशन हो जाए जिसके कारण ये आर्टरीज प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं हो पाए, हार्डनिंग हो जाए, तो ये कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाए तो इस सिचुएशन में कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? एमिनोग्लाइकोसाइड, सरफेक्टेंट, पोटेशियम, NSAIDs। बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगर किसी व्यक्ति में सरफेक्टेंट की कमी हो जाए तो उसे ARDS हो सकता है। सरफेक्टेंट हमारे लंग्स के अंदर जो सरफेस टेंशन होती है उसे कम करते हैं, जिसकी वजह से एंड एक्सपायरेशन पर एल्विलाइज कोलैप्स नहीं होते। तो सिंपली कहें तो लंग्स कोलैप्स ना हो जाए, इस चीज की रोकथाम हेतु सरफेक्टेंट आवश्यक है। और जिन लोगों में सरफेक्टेंट नहीं होते
उन्हें ARDS हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेजेस ऑफ मलेरिया फीवर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। मलेरिया डिजीज में कौन सी स्टेज नहीं पाई जाती? कोल्ड, हॉट, फीवर, स्वेटिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मलेरिया के पेशेंट को सबसे पहले ठंड लगती है यानी कोल्ड स्टेज, उसके बाद वो हॉट स्टेज में जाता है यानी उसे गर्मी लगने लगती है, और फाइनली उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। ये तीनों ही स्टेजेस देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनिटी अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन में किस प्रकार की इम्यूनिटी प्रभावित होती है? नेचुरल, एक्टिव, सेल्यूलर, ह्यूमरल। यस, ऑप्शन 3 सेल्यूलर इम्यूनिटी इज द करेक्ट चॉइस। जिस व्यक्ति में HIV होता है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस का अटैक होता है, उसके शरीर में इस वायरस द्वारा टी हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और इससे उस पर्सन की इम्यूनिटी घटने लगती है। इम्यूनिटी घटने का मतलब CD4 सेल्स की संख्या 200 से कम हो जाना है, और हम कह सकते हैं कि CD4 सेल जो हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। तो HIV के इन्फेक्शन के बाद सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर ऑफ अ चाइल्ड आस्क द नर्स when the frontal sinus in children develop, which of the following is appropriate response by the nurse? The frontal sinus are fully developed. सिंपली आपको बताना है कि किसी बच्चे में फ्रंटल साइनस किस एज पर डेवलप हो जाते हैं। एट बर्थ, 3 महीने की उम्र पर, 7 साल की उम्र पर, या फिर प्यूबर्टी पर। The right answer is ऑप्शन सी। फ्रंटल साइनसेस जो है 7 साल की उम्र में डेवलप होते हैं। फ्रंटल साइनसेस जो हैं 7 साल की उम्र में डेवलप होते हैं। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये फ्रंटल साइनसेस होते कहाँ हैं, तो आप क्या बताएंगे? फ्रंटल साइनसेस संख्या में 2 होते हैं और ये आईज और आईब्रो के जस्ट पीछे लोकेटेड रहते हैं। साइनसेस के बारे में आप जानते हैं कि हमारे फेस में फेशियल बोन के बीच में एयर फिल्ड कैविटीज पाई जाती हैं, इसे ही हम साइनस कहते हैं। और आपसे पूछा जाए कि फ्रंटल साइनसेस कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे ये संख्या में 2 होते हैं और आईज और आईब्रो रीजन के जस्ट पीछे पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो रिमेनिंग साइनसेस की, तो याद रखिएगा मैक्सिलरी और एथेमॉइड साइनस बच्चे में जन्म के साथ ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटे होते हैं। इसके अलावा जो स्फेनॉइड साइनस हैं वो प्यूबर्टी के बाद ही पूरी तरह से डेवलप हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, bluish discoloration of cervix during pregnancy is known as। प्रेगनेंसी के दौरान यदि सर्विक्स नीले रंग का हो जाए तो ये क्या कहलाता है? जैक्वेमर साइन, हैगर्स साइन, चैडविक साइन, गुडेल साइन।
यस एग्जैक्टली, आप सभी बिल्कुल सही हैं। इसे हम चैडविक साइन के नाम से जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल एरिया में सर्विक्स एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। इसके कारण वेजाइनल म्यूकोसा का कलर चेंज हो जाता है, सर्विक्स का कलर चेंज हो जाता है। इसी ही हम चैडविक साइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस कॉज रिलीज ऑफ। स्ट्रेस के कारण शरीर में किसका सिक्रीशन होता है? कॉर्टिसोल, डोपामाइन, इंसुलिन, एपिनेफ्रिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एपिनेफ्रिन। जब भी हमारे शरीर में फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कारणों की वजह से बॉडी की इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस हो, ये कंडीशन स्ट्रेस कहलाती है। एक बार फिर से देखिएगा, ऐसा कोई भी बाहरी फैक्टर जिसके द्वारा हमारी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में परिवर्तन हो, स्ट्रेस कहलाता है। जब भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट सीन एक्टिवेट हो जाता है और इस सिचुएशन में हमारी एड्रिनल मेडुला ग्लैंड के द्वारा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाने लगता है। नेक्स्ट, किन वैक्सीन्स को आप फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर कर सकते हैं? एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पोलियो और मीजल्स दोनों ही वैक्सीन्स को आप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियो में सबसे पहले कौन सी ग्लैंड अपीयर होती है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, ओवरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में सबसे पहले थायराइड ग्लैंड अपीयर होती है। यह थायराइड ग्लैंड बच्चे के स्केलेटल सिस्टम, फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इसेंशियल है। अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी में थायराइड ग्लैंड फुली फंक्शनल ना हो, थायराइड हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पा रहे हो, तो इसे आप कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म या क्रिटिनिज्म के नाम से जानते हैं। इस क्रिटिनिज्म डिजीज से सफरिंग बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से काफी कमजोर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 4 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के होने पर कौन से 4 इंपॉर्टेंट कार्डिनल साइंस देखने को मिलते हैं? सबसे पहला रेडनेस, जिसे लैटिन लैंग्वेज में रुबर के नाम से जानते हैं। फिर आता है हीट, जिसे आप कैलर के नाम से जानते हैं। थर्ड आता है स्वेलिंग, जिसे आप ट्यूमर के नाम से जानते हैं। फिर आता है पेन, जिसे आप डॉलर के नाम से जानते हैं। ये चारों कार्डिनल साइंस रोमन मेडिकल राइटर ऑलस कॉर्निक्यूलस सेल्सस के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, आर्क्यूएट यूट्रस मींस डिप्रेशन एट द फंडस ऑफ यूट्रस। मान लीजिए ये एक यूट्रस का रफ डायग्राम है। अगर मान लीजिए किसी वुमेन के अंदर ये यूट्रस फंडस वाले हिस्से से नीचे दबा हुआ हो, कुछ इस प्रकार से डिप्रेस्ड हो, तो ये कंडीशन आर्क्यूएट यूट्रस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट,
placental abruption, uterine dysfunction, and postpartum hemorrhage are the complication related with polyhydramnios. अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में एमनियोटिक फ्लूइड मोर देन 2 लीटर्स हो तो ये कंडीशन पॉलीहाइड्रेमनियोस या हाइड्रेमनियोस कहलाती है और इस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशंस के रूप में एब्रप्टियो प्लेसेंटा, यूटेराइन डिसफंक्शन और पीपीएच देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन पल्मोनरी कंडीशन इज कॉल्ड लॉरेन स्मिथ इफेक्ट। अगर किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन के कारण टॉक्सिसिटी हो जाए और इस टॉक्सिसिटी में उसके लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई पार्ट प्रभावित हो रहा है तो इस कंडीशन को हम लॉरेन स्मिथ इफेक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, द एपनियोस्टिक सेंटर which is located in the lower pons, the apnostic center sends signal for inspiration for long and deep breaths. हमारी बॉडी में पॉन्स में एपनॉस्टिक सेंटर पाया जाता है जो कि बॉडी में लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ्स के सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। अगर हम किसी व्यक्ति में लॉन्ग और डीप ब्रीथ करवाना चाहते हैं तो इस चीज का सिग्नल उसके पॉन्स के एपनॉस्टिक सेंटर से रिले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेप्टिक एबॉर्शन where the infection spreads beyond the uterus to the parametrium, tubes, ovaries, pelvic peritoneum is considered. आपको सेप्टिक एबॉर्शन के उस टाइप के बारे में बताना है जिसमें इन्फेक्शन यूट्रस की पैरामेट्रियम, ट्यूब्स, ओवरीज, पेल्विक पेरिटोनियम आदि तक फैल जाए। पैरामेट्रियम का मतलब है यूट्रस के चारों तरफ पाई जाने वाली फैट और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रेड सेकेंड। देखिएगा, जो सेप्टिक एबॉर्शंस होते हैं उसे हम 3 कैटेगरीज में 3 ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेप्टिक एबॉर्शन होता क्या है। 20 सप्ताह से कम प्रेगनेंसी में अगर एबॉर्शन हो जो कि स्पॉन्टेनियस हो या इंड्यूस्ड हो लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए विद द इन्फेक्शन तो इसे आप सेप्टिक एबॉर्शन कहते हैं। थोड़ा और सिंपली समझिए इसे, अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले इन्फेक्शन की वजह से एबॉर्शन हो जाए तो ये कंडीशन सेप्टिक एबॉर्शन कहलाती है। सेप्टिक एबॉर्शन को हम 3 क्लिनिकल ग्रेडिंग्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रेड 1। ग्रेड 1 के अंदर ग्रेड 1 सेप्टिक एबॉर्शन के अंदर जो इन्फेक्शन है वो यूट्रस के अंदर ही पाया जाता है, इन्फेक्शन यूट्रस से बाहर किसी ऑर्गन तक नहीं फैला है। ग्रेड 2 सेप्टिक एबॉर्शन के अंदर जो इन्फेक्शन है वो यूरिथ्रा से ऊपर पैरामेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, पेल्विक पेरिटोनियम तक फैल चुका है। और फाइनली आता है ग्रेड 3 सेप्टिक एबॉर्शन। इसके अंदर इन्फेक्शन यूट्रस और पेल्विक पेरिटोनियम वाले पार्ट से आगे बढ़कर पूरी पेरिटोनियम लेयर को ही प्रभावित कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पेरिटोनाइटिस कंडीशन देखने को मिलती है, जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस कंडीशन कहलाती है। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में बिलिरुबिन का लेवल कितने से ज्यादा होने को आप कर्निक्टर्स के नाम से जानते हैं?
The right answer is option 1, 20 mg/dl। अगर किसी पर्सन की बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल 20 mg/dl से ज़्यादा हो जाए तो ये कंडीशन उस पर्सन के ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देती है और इसे ही हम कर्निक ट्रस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कर्निक ट्रस कंडीशन व्यक्ति के विजन, टीथ और उसकी कई बार इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ एक्यूट पैंक्रिएटाइटिस? पैंक्रिएटाइटिस की कॉमन पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म आपको बतानी है। ऑप्शन 1, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पैंक्रियाटिक सेल्स। ऑप्शन 2, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। ऑप्शन 3, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ एंजाइम। ऑप्शन 4, ऑटो डाइजेशन ऑफ पैंक्रियास। The right answer is option 4, ऑटो डाइजेशन ऑफ पैंक्रियास। आइए इसके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। पैंक्रियाटाइटिस के बारे में आप सभी जानते हैं, पैंक्रियास के अंदर यदि इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये कंडीशन पैंक्रियाटाइटिस है। मान लीजिए ये आपका पैंक्रियास है। अब पैंक्रियास लगातार अपने अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जूसेस बनाता रहता है, एंजाइम्स बनाता रहता है, हॉर्मोन्स बनाता रहता है। अगर किसी कारण से ये हार्मोन, ये एंजाइम्स पैंक्रियास से बाहर ना जा पाए, मान लीजिए पैंक्रियास की इस डक्ट के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, अब ये हार्मोन्स लगातार सिक्रीट हो रहे हैं लेकिन बॉडी से बाहर नहीं जा, पैंक्रियास से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? लगातार ये एंजाइम हार्मोन इसी के अंदर पड़े रहेंगे और एक निश्चित समय के बाद पैंक्रियास के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाएगी। इसे आप पैंक्रियाटाइटिस के नाम से जानेंगे। फिर थोड़े समय बाद ये हार्मोन्स जो हैं, ये एंजाइम्स जो हैं, पैंक्रियास की सेल्स को ही किल करने लगेंगे और यही प्रोसेस ऑटो डाइजेशन ऑफ पैंक्रियास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन catalyzed the synthesis of angiotensin which causes vasoconstriction in kidneys thereby। रेनिन एंजियोटेंसिन के इफेक्ट को बढ़ाता है और इसके कारण किडनी में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट आता है। इस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट के कारण क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, इससे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रिटेंशन होगा, यानी ये बॉडी में रुकने लगेगा। ऑप्शन सी, इससे मिनरल्स का निर्माण बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी, ये मेलाटोनिन सिंथेसिस को प्रभावित करेंगे। The right answer is option B। इसके कारण हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रिटेंशन होगा जिससे क्लाइंट का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। जब भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होता है तो उस सिचुएशन में रेनिन एंजियोटेंसिन फिनोमेना काम करता है और इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ पीपीई आपको बताना है। होपफुली आप ये क्वेश्चन सभी इजीली अटेम्प्ट करेंगे। यस, एग्जैक्टली, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज द राइट चॉइस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीपीई या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में क्या क्या आता है तो आप बताएंगे ग्लव्स आते हैं, रेस्पिरेशन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आते हैं,
आई प्रोटेक्शन आती है, सर्जिकल मास्क आते हैं, फेस शील्ड आती है, ग्लव्स आते हैं, हियरिंग प्रोटेक्शन आती है, मेडिकल ग्लव्स आदि आते हैं। ये सभी पीपीई के अंतर्गत इंक्लूड की जाने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, tertiary level of prevention of disease is related to। टर्सरी लेवल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन में किसे इंक्लूड किया जा सकता है? वैक्सीनेशन, गुड न्यूट्रिशन, रिहैबिलिटेशन टू नॉर्मल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ, गुड रेस्ट एंड स्लीप। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि टोटल लेवल ऑफ प्रिवेंशन 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है प्रीमोर्डियल। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर इंडिविजुअल एजुकेशन, मास एजुकेशन आदि इंटरवेंशन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। फिर आता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके अंदर हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आदि को इंक्लूड किया जाता है। थर्ड जो लेवल आता है उसे आप सेकेंडरी लेवल के नाम से जानते हैं। इसमें अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को इंक्लूड किया जाता है। और फाइनली आता है आपका टर्सरी प्रिवेंशन, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा भी गया है। इसके अंदर हम डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन को इंक्लूड करते हैं। होपफुली अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट। रिहैबिलिटेशन टू नॉर्मल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। डिजीज होने से पहले व्यक्ति की जो शारीरिक मानसिक क्षमता थी काम करने की, उसे पूरी तरह से रिस्टोर करना रिहैबिलिटेशन है। और ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन के आखिरी टाइप यानी टर्सरी प्रिवेंशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर फॉर अकाउंटिंग पीरियड इज। भारत में किस समय से किस समय तक के ड्यूरेशन को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच कंपनीज अपनी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट आदि को तैयार करके भारत सरकार के पास भेजती हैं और फिर इसके अनुसार टैक्स आदि पे किया जाता है। इस 1 साल के पीरियड को ही हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ लैरिंजियल कैंसर इज। लैरिंजियल कैंसर होने पर मोस्ट कॉमन और अर्ली सिम्टम कौन सा देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। The right answer is option 3, hoarseness of voice। जब भी किसी व्यक्ति को लैरिंक्स का कैंसर होता है तो उसकी आवाज में चेंजेस आते हैं। उसकी आवाज हॉर्स की तरह होने लग जाती है, घोड़े की तरह होने लग जाती है। इसके अलावा ये पेशेंट कुछ भी खाते या पीते समय, स्वेलो करते समय, निगलते समय डिफिकल्टी फेस करता है। इसके अलावा उसे गले में लैरिंक्स एरिया के पास लंप भी हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकती है।
ये सभी सिम्टम्स हैं जो कि लैरिंजियल कैंसर के पेशेंट को फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RMNCH+A प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड एंड एडोलोसेंट हेल्थ प्रोग्राम। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ RMNCH+A। एक बार फिर से देखिएगा, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? नेवर बी यूज्ड एज अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, be used as a regular contraceptive method, never be used as emergency contraceptive pills, option 4 none of the above। ई पिल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ई पिल के अंदर लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल साल्ट होता है। लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल साल्ट होता है। अब शायद आप इसका आंसर गैस कर सकें। इस ई पिल को अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 आवर्स के अंदर अंदर लेना चाहिए टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। ई पिल को आप कभी भी रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ई पिल को आप हमेशा रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स ऑल्सो नोन एज। प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल को आप और किस नाम से भी जानते हैं? मिनी पिल्स, DMPA, माला N, माला D। The right answer is option 1, it is mini pills। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। मिनी पिल नॉरथिंड्रॉन, ये इसका पूरा नाम है। इसके अंदर जो हार्मोन प्रेजेंट होता है उसे हम प्रोजेस्टिन के नाम से जानते हैं। इस पिल को आप प्रोजेस्टिन ओनली पिल के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसमें एस्ट्रोजन नहीं होता। इसमें एस्ट्रोजन नहीं होता। एक बार फिर से देखिएगा, प्रोजेस्टीन ओनली पिल या प्रोजेस्टोन ओनली पिल को आप मिनी पिल्स के नाम से भी जानते हैं। मिनी पिल्स नॉरथिंड्रॉन में प्रोजेस्ट्रीन हार्मोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सर्जिकल एबॉर्शन? ऑप्शन 1 use of trans cervical procedures,
for terminating pregnancy, including vacuum aspiration and dilatation and evacuation. अगर ऐसा कोई प्रोसीजर इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जाए जो कि ट्रांस सर्वाइकल ऑपरेट किया जाए, जैसे कि वैक्यूम एस्पायरेशन एंड डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन. ऑप्शन 2, यूज ऑफ फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी. फार्मा ड्रग्स का इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना. ऑप्शन 3, यूज ऑफ हर्ब्स टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी. ऑप्शन 4, यूज ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी. इन चारों में से किस ऑप्शन का इस्तेमाल सर्जिकल एबॉर्शन को बताता है? The right answer is option 1, dilatation and evacuation या फिर वैक्यूम एस्पायरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए करवाया गया एबॉर्शन सर्जिकल एबॉर्शन के नाम से जाना जाता है. इसके अलावा ऑप्शन 2 में बताया गया मेडिसिन या ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना मेडिकल एबॉर्शन कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोविड-19 का पहला केस किस डेट को डिटेक्ट हुआ था, ये आपको बताना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज 30 जनवरी 2020. भारत में 30 जनवरी 2020 को कोविड-19 का पहला केस मिला था. और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये पहला केस किस स्टेट में मिला था, तो आप बताएंगे इट वॉज फाउंड इनटू द त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. आप चाहें तो इसे नोट कर लें. त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला. सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को पोर्ट्रे किया है. होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह से और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. बेस्ट ऑफ लक.